रखिए, थोड़ा ज्यादा था वहां, यहाँ है थोड़ा कम, यहाँ है थोड़ा कम, यहाँ है थोड़ा कम। बोलता है भाई लाइन नहीं है तो खुद लाइन बना ले। अ सीआईडी हंट, जी हाँ, अ सीआईडी हंट, अ सीआईडी हंट, अ सीआईडी हंट। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहला वीडियो। दोस्तों, अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3A के सारे वीडियोस देखे हैं और हमने इन वीडियोस के अंदर डिमांड क्या है जाना। हमने सिंपल सा सरल सा मंत्र भी देख लिया, प्राइस नीचे डिमांड ऊपर, प्राइस ऊपर तो डिमांड नीचे। सिंपल सा मंत्र हमने सीखा पहले चैप्टर में यानी 3A के अंदर कि यार डिमांड जब ज्यादा है तो समझ जाओ कि सस्ता मिल रहा है। कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर है कि सस्ता है तो ज्यादा डिमांड है और महंगा है तो कम डिमांड है। लेकिन दोस्तों 3A चैप्टर के अंदर हम डिमांड का एनालिसिस तो कर रहे थे, मगर कितना एग्जैक्टली डिमांड रिस्पॉन्ड करता है ये समझने के लिए चैप्टर 3B इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत जरूरी है। तो आज से 3B के अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस आने वाले हैं, तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ पर लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जरूर 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 चैनल की प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, ढेर सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेंगी, चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, वहां से आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन करना मत भूलिए, क्योंकि वहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ रिसोर्सेज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। अपना प्यार बरकरार रखिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली ये इलास्टिसिटी होता क्या है, ये हम इस स्लाइड पर समझने वाले हैं। दोस्तों, इलास्टिसिटी का शॉर्ट में अगर मैं मतलब समझाऊं तो ये है रिस्पॉन्सिवनेस यानी रिएक्शन। हमने पिछले चैप्टर के अंदर यानी 3A डिमांड एनालिसिस में एक जबरदस्त सा आंसर पढ़ा था जिसका नाम था डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये आंसर हमें समझाता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड पे असर पड़ता है। दोस्तों, हमने शॉर्ट कोड के जरिए आंसर पढ़ा था। आंसर का नाम था पिंस ईट लॉट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। इस आंसर में हमने जाना था कि यार प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, इनकम ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, नेचर ऑफ द कमोडिटी पे भी डिपेंड करता है कि डिमांड कैसा रहेगा। यानी डिमांड एक ऐसा वेरिएबल है जो कई अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो रिएक्ट करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। अगर प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो जाती है, अगर इनकम है, बहुत पैसा है जेब में, तो डिमांड बढ़ जाती है। इस प्रकार से अलग अलग फैक्टर्स हमेशा से ही डिमांड पे असर डालते हैं। इलास्टिसिटी यानी यही डिमांड का रिस्पॉन्स है कि यार प्राइस के बदलने से डिमांड कितना रिस्पॉन्स करता है, इनकम के बदलने से डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करता है। ये जो डिमांड का रिस्पॉन्स है ना, इसी को इलास्टिसिटी बोलते हैं। चलिए पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक क्या कहना चाहती है। दोस्तों, टेक्स्ट बुक बड़े ही सरल शब्दों में कहती है, इलास्टिसिटी इंडिकेट्स रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वन वेरिएबल टू द चेंज इन अदर वेरिएबल। यानी फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है हमारा डिमांड और दूसरा वेरिएबल है हमारा प्राइस। तो भाई एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के बदलने से क्या रिस्पॉन्स आता है ना, उसी को इकोनॉमिक्स की भाषा में इलास्टिसिटी कहते हैं। दोस्तों, याद रखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। सिंपल शब्दों में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है चेंज इन डिमांड यानी रिस्पॉन्स इन डिमांड ड्यू टू द चेंज इन प्राइस और एनी अदर फैक्टर, यानी इनकम, टेस्ट, हैबिट, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स हैं जिसका असर डिमांड पर देखा जाता है। तो कौन से फैक्टर की वजह से डिमांड पे कितना असर आया, उसी को हम रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं, उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दोस्तों, नीचे अल्फ्रेड मार्शल बाबा हमें कहते हैं कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड। यानी आप कितना डिमांड कर रहे हैं ना, उस पे निर्भर करता है कि इलास्टिसिटी ग्रेट होगी या स्मॉल होगी, यानी ज्यादा रिस्पॉन्स होगा या स्मॉल यानी कम रिस्पॉन्स होगा। याद रखिए, अगर आप भाव प्राइस यानी जो है वो वस्तु का कम है तो डिमांड जो है वो राइज करेगा मच और लिटिल फॉर गिवन फॉल इन प्राइस, यानी डिमांड ज्यादा राइज हो जाएगा या तो थोड़ा सा कम राइज होगा ऑन अ गिवन फॉल इन प्राइस। यानी प्राइस नीचे है तो डिमांड तो ऊपर होगा, तो वो कितना ऊपर होगा वो इलास्टिसिटी में आपको समझने वाला है। सिमिलरली वाइस वर्सा भी हो सकता है, क्वांटिटी डिमांड विल फॉल मच और लिटिल, थोड़ा सा कम होगा या तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा टू अ गिवन राइज इन प्राइस। यही जो फॉल है डिमांड का या जो राइज है डिमांड का, इसी को रिएक्शन कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं और इकोनॉमिक्स की भाषा में इसको
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। दोस्तों, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ टेक्निकल टर्म व्हिच डिस्क्राइब्स व्हाट, डिस्क्राइब्स रिस्पॉन्सिवनेस। तो बंटा बच्ची को माय बेडू, आपको समझ में आ गया होगा कि इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, इलास्टिसिटी म्हणजे वाघाचे पंजे। समझ में आया क्या बंटा? यस, quantity demanded to fall or rise in its price. In other words, it is the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity to percentage change in price. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं 50% प्राइस के कम होने से 50% डिमांड बढ़ गया, तो ये जो 50% डिमांड में चेंज आया, इट इज प्रोपोर्शनेट टू द 50% चेंज इन इट्स प्राइस। ये जो प्रोपोर्शनेट यानी परसेंटेज चेंज में आता है ना, इसी को इलास्टिसिटी का नाम दिया गया। उम्मीद करता हूं पहली स्लाइड से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इलास्टिसिटी किस चिड़िया का नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज पढ़ लेते हैं एक छोटा सा आंसर, एक मजेदार सा आंसर, इंपॉर्टेंट सा आंसर। क्वेश्चन का नाम है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इलास्टिसिटी क्या है वो तो हमने समझ लिया, इसका मतलब है रिस्पॉन्सिवनेस। ये रिस्पॉन्सिवनेस के 3 मुख्य प्रकार हमारी टेक्स्ट बुक में दिए गए, 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। आंसर का नाम पिक, आंसर का नाम पिक, आंसर का नाम खचक पिक, आंसर का नाम खचक पिक, आंसर का नाम पिक। जी हां, पी से आती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई से आते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सी से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हां दोस्तों, प्राइस इनकम क्रॉस पिक, प्राइस इनकम क्रॉस पिक, प्राइस इनकम क्रॉस पिक, प्राइस इनकम क्रॉस पिक। हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर नंबर 3 भी। आज का क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आंसर का नाम पिक। जी हां, पी से प्राइस इलास्टिसिटी, आई से इनकम इलास्टिसिटी और सी से क्रॉस इलास्टिसिटी। चलिए बारीकी से हर एक टाइप को समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी की। जी हां, पिक के अंदर पी से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और यहां मैं आपको बता दूं व्हेन बिकॉज ऑफ प्रोपोर्शनेट यानी रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस there is a change in quantity demand, proportionate change in quantity demand, it is called as price elasticity। म्हणजे बहुत सिंपल सा अर्थ है, जब प्राइस के बदलने से डिमांड में प्रोपोर्शनेट बदलाव आए तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, क्योंकि वो प्राइस के वजह से आया है। सिंपल। यस, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी टू अ गिवन प्रोपोर्शनेट चेंज इन इट्स प्राइस। यानी प्राइस में बदलाव आया तो डिमांड में बदलाव आया, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं आसान सा पहला टाइप आप समझ गए होंगे। यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड सिंबॉलिकल एक हमें इक्वेशन दिया गया है, और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब इलास्टिसिटी कितना है वो कैसे पता चलेगा, चेंज रिस्पांस कितना है डिमांड का वो कैसे पता चलेगा। तो रिस्पांस डिमांड का आपको पता लगाना है तो फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा, चेंज क्वांटिटी डिमांड का डिवाइडेड बाय चेंज प्राइस का। फॉर एग्जांपल, अगर भैया पहले प्राइस था 10 रुपया, प्राइस पहले कितना था 10 रुपया, ये 10 रुपए पे ना 5 केजी डिमांड था, 10 रुपए पे 5 किलो, 10 रुपए पे 5 किलो, 10 रुपए पे 5 किलो। अब क्या हो गया दोस्तों, अब प्राइस जो है ना वो हो गया 5 रुपया। प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया होगा। प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया हो गया। 5 रुपए प्राइस पे डिमांड हो गया 10 किलो। कितना हो गया, 10 किलो। 5 रुपए पे 10 किलो। अब देखिए प्राइस में भी चेंज आया है, डिमांड में भी चेंज आया है, आपको वही चेंज तो फॉर्मूला में डालना है। बड़ा ही सिंपल काम है। फॉर्मूला क्या बोल रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर जो बदलाव आया है वो हम फॉर्मूला में डालने वाले हैं। तो 10 था प्राइस, 5 हो गया। कितने का बदलाव आया, 5 का बदलाव। 5 था डिमांड, कितने का बदलाव आया भाई, 5 का यहां पर भी बदलाव आया। यानी दोनों के चेंजेस हमने जॉट डाउन किए और वो चेंजेस को हम फॉर्मूला में डालेंगे। हमारा काम फिट, मामला हिट और आंसर सुपर हिट हो जाएगा। सिर्फ इतना याद रखिए, फॉर्मूला में आपको कोई सम्स एग्जाम में नहीं करने हैं, कुछ भी सम वम आता नहीं इकोनॉमिक्स के एग्जाम में। याद रखिए फॉर्मूला जो है इक्वेशन बेस्ड आपको याद रखना है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। जब जब प्राइस के बदलने से डिमांड पे बदलाव आए तो उस रिस्पॉन्सिवनेस को कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं पहला टाइप यहां पर आप समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और दूसरा आसान सा टाइप देख लेते हैं। जी हां, दूसरे टाइप की बात करूं दोस्तों तो ये जो दूसरा टाइप निकल करके आता है ये है हमारा आई से इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आहा, बड़ा ही सिंपल है दोस्तों।
प्राइस की वजह से तो प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम के वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी, इनकम के वजह से तो इनकम इलास्टिसिटी। जी हाँ दोस्तों, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, टू अ चेंज इन इनकम, टू अ चेंज इन इनकम। मतलब जेब में पैसा है तो डिमांड तो करेंगे ना भाई। चेंज होती है अगर इनकम, तो आपकी डिमांड में जो प्रोपोर्शनेट चेंज आता है उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ, अदर फैक्टर्स आर अनचेंज्ड, यहां पर प्राइस वाइज सब सेम ही है। इसका इक्वेशन आप देखें तो बहुत ही सिंपल सा है। आप देखिए ई वाई यानी इनकम होता है इकोनॉमिक टर्म्स में, यहां पर ई वाई मतलब इलास्टिसिटी ऑफ इनकम। तो इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, सेम उधर भी वही था फर्स्ट वाले फॉर्मूला में, और यहां पर सिर्फ इनकम आ गया है प्राइस की जगह पर, बाकी फॉर्मूला पूरा सेम है। आपको क्या करना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम। जितना डिमांड में बदलाव आया डिवाइडेड बाय जितना आपके इनकम में बदलाव आया। पहले मेरी 15,000 पगार थी, अब मेरी 20,000 पगार हो गई, तो भाई ये जो पगार में 5,000 का डिफरेंस आया ना, वो यहां पर लिखेंगे अपन चेंज इन इनकम में। समझे क्या भाई? तो बहुत सिंपल है, जब प्राइस के अंदर चेंज आता है और उसके वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है तो वो है प्राइस इलास्टिसिटी, और जब इनकम में चेंज आता है उसकी वजह से डिमांड में फर्क पड़ता है तो उसे कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उम्मीद करता हूं दोनों ही आसान से टाइप आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। आंसर का नाम है पिक। पिक में पी से प्राइस, आई से इनकम, और अगला टाइप है सी से क्रॉस इलास्टिसिटी। सॉरी, सी से है क्रॉस इलास्टिसिटी, सी से है क्रॉस इलास्टिसिटी। बात करते हैं क्रॉस की, तो याद रखिए दोस्तों, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से, जब एक प्रोडक्ट के प्राइस की वजह से दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, आइला दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, आइला दूसरे प्रोडक्ट का डिमांड चेंज हो गया, तो उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी, उसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जी हां दोस्तों, फिर से एक बार दोहरा दूं, इट रेफर्स टू अ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन कमोडिटी ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। एक का भाव बदला, दूसरे का डिमांड बदला, एक का भाव बदला, दूसरे का डिमांड बदला। ये अक्सर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में देखा जाता है कि यार चाय महंगी हो गई तो लोगों ने कॉफी डिमांड करना शुरू कर दिया, तो यहां एक के प्राइस का असर दूसरे के डिमांड पे पड़ता है। इसी को कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बड़ा ही सिंपल है, ज्यादातर किसमें आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स में। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, ई सी म्हणजे क्रॉस इलास्टिसिटी, और यहां पर ऊपर सेम है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, और नीचे चेंज इन प्राइस ऑफ बी, यानी प्राइस बी का बदला तो ए की डिमांड बदल गई। भाई ए इज ओरिजिनल कमोडिटी एंड बी इज अदर कमोडिटी, तो सब्स्टिट्यूट अगर सस्ते में मिल रहा है तो बोलेंगे भाई बाबा रामदेव का पतंजलि ले लो, दंत कांति से दांत घस लेंगे, कोलगेट बहुत महंगा हो गया भाई। तो दोस्तों यहां पर जब भी किसी एक के प्राइस की वजह से दूसरे की डिमांड पे असर पड़े तो उसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों तीनों के तीनों टाइप्स आज के इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे। हमने आज पढ़ लिया है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आंसर का नाम पिक, पी बोले तो प्राइस इलास्टिसिटी, आई बोले तो इनकम इलास्टिसिटी, और सी बोले तो क्रॉस इलास्टिसिटी। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी के टाइप्स की। जी हां, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। क्वेश्चन मध्ये कंफ्यूज व्हायचं नाही। एक क्वेश्चन था हमने जो पिछले वीडियो में कवर किया था, वो था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसका आंसर है पिक, प्राइस, इनकम, क्रॉस। आज अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जिसके 5 टाइप्स हैं आपके सामने, और ये 5 टाइप्स कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जी हां, प्राइस इलास्टिसिटी यानी जब प्राइस के बदलने से डिमांड रिस्पॉन्ड करे तो उस इलास्टिसिटी को प्राइस इलास्टिसिटी कहते हैं। जी हां, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स यहां पर आपके सामने। शॉर्ट कोड है प्योर, शॉर्ट कोड है प्योर। जी हां, प्योर में पी से आप देख सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड और परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। इसके अलावा दोस्तों यूनिटरी इलास्टिक, कैसा, यूनिटरी इलास्टिक, कैसा, यूनिटरी इलास्टिक। इसके अलावा दोस्तों आता है री बोले तो रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या है बारीकी से समझेंगे, एकदम मस्का आराम से समझ जाएंगे, कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा ये पांचों टाइप्स क्या हैं। फिलहाल इतना याद रखिए, ये हैं 5 टाइप्स ऑफ
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस में जब बदलाव आता है ना, या तो प्राइस कम होता है या तो प्राइस बढ़ता है, उस प्राइस के बदलने से जब डिमांड पे असर पड़ता है तो 5 टाइप का असर देखने मिलता है। एक होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एक होता है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, एक है यूनिटरी इलास्टिक, एक है रिलेटिवली इलास्टिक और एक है रिलेटिवली इनइलास्टिक। आंसर का नाम प्योर, PURE, याद रखिए RE बोले तो रिलेटिवली, यस क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। चलिए अब बारीकी से हर टाइप को समझ लेते हैं, प्राइस की वजह से होने वाले ये बदलाव हैं और इन्हीं का आज हमें कॉन्सेप्ट समझना है। जी हां, सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां पर आपके सामने है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जी हां, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड सिंबॉलिकली इसको बोलते हैं ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। याला काय म्हणतात आपण, इनफाइनाइट। मैथ्स वालों को पता होगा, इनफाइनाइट मतलब जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। ये वो है जिसे गिन नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। ये बहुत ज्यादा बदलाव है। कैसा बदलाव है? बहुत ज्यादा बदलाव है। कैसा बदलाव है? बहुत ज्यादा बदलाव है। यानी प्राइस के बदलने से जब डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाए, प्राइस के बदलने से डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव, डिमांड में बहुत ज्यादा बदलाव, बहुत ज्यादा बदलाव जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, इसे हम कहते हैं बॉस इनफाइनाइट इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। जी हां, व्हेन अ स्लाइट और जीरो चेंज इन प्राइस, थोड़ा सा प्राइस में बदलाव आया या तो नहीं आया, लेकिन उसके वजह से इट ब्रिंग्स अबाउट एन इनफाइनाइट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यानी प्राइस थोड़ा सा बदलाव है, प्राइस थोड़ा सा बदला, लेकिन डिमांड तो बहुत रिएक्शन दे दिया बंदा, बहुत रिएक्शन दे दिया। यस, इतना ज्यादा रिएक्शन, और इसीलिए इट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट इज ओनली अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, वास्तविकता से इसका कोनो संबंध नहीं है। फॉर एग्जांपल 10% से प्राइस फॉल हुआ और इस 10% फॉल की वजह से डिमांड में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई, बहुत ज्यादा। कई बार हम पेट्रोल के दामों के बारे में ऐसा ही बात करते हैं कि यार पेट्रोल 5 रुपए सस्ता हो गया यार, 5 रुपए सस्ता हो गया यार, 5 रुपए सस्ता, और उसके लिए लाइनें लगा लगा कर पेट्रोल भरवाने चले जाते हैं। इनफाइनाइट डिमांड। दोस्तों ये एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आप समझ पाएं इसको। बेसिकली इतना याद रखिए कि प्राइस थोड़ा सा बदला या नहीं बदला, लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बदल गया। भैया यहां पर ग्राफिकली भी इसका रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही लाइन आपको याद रखनी, क्या है ये लाइन? ये है हमारा डिमांड कर्व DD, और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बॉस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और ये बदलाव जो है ना, ये जो बदलाव, ये लाइन जो है ना बॉस, ये इनफाइनाइट है, ऐसा हम बता रहे हैं यहां पर कि भाई ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट बिकॉज दिस डिमांड कर्व इज इनफाइनाइट, वी आर नॉट एबल टू मेजर द एग्जैक्ट चेंज इन डिमांड, और इसी को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो फॉर्मूला सुना सुनाया, जाना पहचाना है, पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा था। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज व्हाट? It is nothing but percentage change in quantity divided by percentage change in price, यानी ED is equal to infinite। याद रखिए ये प्राइस इलास्टिसिटी का ही फॉर्मूला है, तो कुछ भी इसमें नया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फिर एक बार दोहरा दूं, प्राइस में थोड़े से बदलाव की वजह से जब डिमांड में बहुत सारा बदलाव आ जाए तो उसे कहते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे अगले पॉइंट की ओर, यानी अगले टाइप की ओर। तो ये जो अगला टाइप निकल करके आता है ये है इन इलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इन इलास्टिक। इस शब्द को याद रखिए, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है चेंज हो ही नहीं रहा है, बदलाव हो ही नहीं रहा है। जी हां, इलास्टिक मतलब चेंज होगा, रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इन इलास्टिक मतलब चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा ना भैया। ऐसी कई चीजें हैं जिनकी डिमांड पे असर ही नहीं पड़ता, जैसे नमक, वो तो लगता ही है भाई, महंगा हो सस्ता हो भाई डिमांड तो उतना ही रहेगा। यार याद रखिए कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं करता है, प्राइस के बदल जाने से भी ऐसी ही चीजों के डिमांड को हम परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहते हैं। ये शब्द याद रख लीजिए, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज, इन इलास्टिक मतलब नो चेंज। एक बार रीड करते हैं, देखिए, व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज no effect, no effect on the quantity demand of a commodity, it is called as perfectly inelastic demand। एग्जांपल देखिए, सब समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 20% प्राइस कम हुआ, लेकिन इसका कोनो असर हुआ ही नहीं क्वांटिटी पे, है? समझ रहे हो? देयर इज नो इफेक्ट, इसीलिए इसको सिंबल दिया गया है ED इज इक्वल टू 0, यानी इलास्टिसिटी कैसा है? 0 है। इलास्टिसिटी कैसा है? 0 है। देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो चेंज in demand। याद रखिए दोस्तों, in practice such a situation rarely occurs। for example demand for salt, milk etc, ये इन केसेस में अक्सर देखा जाता है। डायग्राम की बात करें तो पिछले डायग्राम में पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमने डिमांड को देखा, यहां पर
पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप देख सकते हैं ये जो डिमांड कर्व है ये है पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन यहां फर्क आपको समझना है कि ये जो प्राइस है पहले इसमें ये डिमांड कर्व जा रही थी, हमारी डिमांड ऐसी थी, लेकिन प्राइस बढ़ने से और प्राइस कम होने से, इकडे प्राइस वाढते बघा P से P1 और इकडे प्राइस कम हो रहा है, देखिए P से P2, लेकिन प्राइस के बढ़ने का, प्राइस के कम होने का कोई भी असर डिमांड पे नहीं पड़ रहा है। डिमांड जैसी थी वैसी ही है, इसके लिए इसको बोलते हैं नो इफेक्ट, इलास्टिसिटी जीरो। इलास्टिसिटी कैसा है? जीरो है, कोई इफेक्ट इसमें नहीं है। इन फिगर 3.12 व्हेन प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू OP1 और व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP2, यानी यार ये O से आप देखें P और OP1 P2 दोनों में ही प्राइस में बदलाव आया, लेकिन डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड। डिमांड रिमेन्स अनचेंज्ड, डिमांड में कोई बदलाव नहीं आया, तो इसे हम कहते हैं भैया नो चेंज यानी नो इफेक्ट। देयरफॉर द डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इंडिकेटिंग परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। तर समजायचं काय? तर समजायचं फक्त एवढंच की यार परफेक्टली इलास्टिक में बहुत ज्यादा चेंज आता है डिमांड में और परफेक्टली इनइलास्टिक में कोई चेंज आता ही नहीं है। बढ़ते हैं आगे तीसरे टाइप की ओर। तीसरा टाइप जो है बड़ा ही मजेदार है। यहां पर तीसरे टाइप की मैं बात करूं तो ये है यूनिटरी इलास्टिक। क्या है ये? यूनिटरी इलास्टिक। याद रखिए इस बार जो चेंज आने वाला है वो इक्वल चेंज है। यूनिटरी बोले तो इक्वल, सेम सेम सेम। यूनिटरी बोले तो इक्वल, सेम सेम सेम। यूनिटरी बोले तो इक्वल, सेम सेम सेम। यानी जितना प्राइस में बदलाव आया उतना ही डिमांड में बदलाव आया, जितना प्राइस में बदलाव आया उतना ही डिमांड में बदलाव आया। जब दोनों का बदलाव सेम है, चेंज सेम है, इक्वल है, इक्वल है, इक्वल है, तो उसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल डिमांड यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जी हां, बहुत ही सिंपल है। व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, यार देन दिस डिमांड इज सेड टू बी यूनिटरी इलास्टिक। फॉर एग्जांपल देखिए, सब समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस विल लीड टू 50% राइज इन क्वांटिटी। 50% भाव कमी झाला, 50% डिमांड वाढली। ओ समजले का? सेम चेंज आला है ना दोघांमध्ये, दोनों में फर्क जो है वो इक्वल है और इसी की वजह से इसे यूनिटरी इलास्टिक कहा जाता है। दोस्तों डायग्राम को अगर मैं देखूं तो यहां आप देख सकते हैं पहले प्राइस P था, डिमांड Q था। प्राइस P, डिमांड Q। अब देखिए प्राइस है ना कम हो गया, P से हो गया P1, तो डिमांड बढ़ गया Q से Q1। ये जो डिफरेंस है Q और Q1 का और P और P1 का, ये सेम है, ये इक्वल है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये दोनों सेम होने की वजह से ही इसे यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। इसमें डिफरेंस ज्यादा होगा तो इलास्टिसिटी अलग होगी, यहां पर सेम है इसलिए इसे यूनिटरी कहते हैं। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 50%, डिमांड राइजेस टू OQ टू OQ1 50%। देयरफॉर द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आप देख सकते हैं ये जो स्लोप है इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोल कहते हैं। ED is equal to 1 and that is why it is termed as unitary elastic demand। तो आप तीन टाइप समझ गए होंगे। पहला परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर चेंज बहुत सारा है डिमांड में। फिर आता है परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां चेंज है ही नहीं, नो इफेक्ट। और तीसरा है यूनिटरी इलास्टिक, जहां चेंज कैसा है? इक्वल है। जहां चेंज कैसा है? इक्वल है। जहां चेंज कैसा है? इक्वल है। इक्वल चेंज, सेम चेंज को हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले टाइप की ओर। दोस्तों अगला टाइप जो है ये है हमारा री, प्योर का री यानी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। याद रखिए थोड़ा ज्यादा, याद रखिए थोड़ा ज्यादा, याद रखिए थोड़ा ज्यादा। थोड़ा ज्यादा म्हणजे काय? तो याद रखिए जितना प्राइस में चेंज आया था ना उससे थोड़ा ज्यादा, मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी जब आता है तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक कहते हैं। मतलब प्राइस में अगर 50% का चेंज आया तो डिमांड में 75 का चेंज आ गया, मतलब थोड़ा ज्यादा चेंज जब डिमांड में आता है प्राइस की कंपैरिजन में तो उसे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50% फॉल इन प्राइस लीड्स टू 100% राइज। मैंने 75 बोला था, यहां 100%। तो जो भी ज्यादा है ना उसको अपन बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। एंड इसका सिंबल बड़ा ही सिंपल है, ED इज ग्रेटर देन 1। क्योंकि इलास्टिसिटी ज्यादा है ना, इलास्टिसिटी ज्यादा हो रही है, डिमांड का रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो इसी ED ग्रेटर देन 1 बोलेंगे। डायग्राम सेम है, यूनिटरी जैसा ही है। आप देखिए P से P1 हो रहा है, पहले P था, इधर Q था, यहां कम हो गया प्राइस। लेकिन इस बार जो डिमांड का गैप है ना Q से Q1 का वो थोड़ा बड़ा है। P
पिछले वाले में यूनिटरी वाले में ये जो गैप था P और P1 और Q1 का वो सेम था, इसलिए यूनिटरी था, इक्वल था। लेकिन यहां पर गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा होने की वजह से डिमांड का रिएक्शन ज्यादा नजर आता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP 150%, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 दैट इज 100%। डिमांड में चेंज थोड़ा ज्यादा है। दिस डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप। आप देखिए ज्यादा फ्लैट है ये स्लोप और इसीलिए ग्रेटर देन 1 इसको बोलते हैं। ये है हमारे सामने रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, ED ग्रेटर देन 1। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब एकदम आसान सा आखिरी वाला देख लेते हैं। ये है हमारा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। क्या? रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। याद रखिए थोड़ा ज्यादा था वहां, यहां है थोड़ा कम, यहां है थोड़ा कम, यहां है थोड़ा कम, यानी डिमांड का रिएक्शन थोड़ा कम है इन कंपैरिजन टू प्राइस। व्हेन चेंज इन प्राइस लीड्स टू लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज कैसा? लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज कैसा? लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज। देखिए भैया पहला वाला जो टाइप था उसमें क्या था? डिमांड का चेंज बहुत ज्यादा था। दूसरा वाला क्या था भाई? नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तीसरे वाले में इक्वल चेंज, यूनिटरी इलास्टिक। चौथा थोड़ा ज्यादा, पांचवा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम। जी हाँ, यहां याद रखिए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 50% प्राइस फॉल हुआ तो 25% डिमांड बढ़ा है, मतलब कंपैरेटिवली प्राइस से थोड़ा कम रिएक्शन आया है, इसीलिए इसे कहते हैं ED लेस देन 1। डायग्राम में भी अगर आप देखें तो सेम ही है, P और P1 दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन इस बार जो गैप है Q और Q1 का वो थोड़ा कम है, रिएक्शन थोड़ा कम है, क्वांटिटी में डिफरेंस जो आया है, रिस्पांस जो आया है वो थोड़ा कम आया है। आप देख सकते हैं व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP 150%, डिमांड राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1 ओनली 25%। देयरफॉर द डिमांड कर्व हैज स्टीपर स्लोप। आप देखिए फाट से नीचे आ जा रहा, एकदम स्टीपर है, इसको बोलते हैं लेस देन 1। तो यहां पर दोस्तों पांचों टाइप्स हम समझ गए हैं। उम्मीद करता हूं आपने लिखकर जरूर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप डायग्राम की भी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजीली आप डायग्राम बना पाएंगे। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रिक भी देख सकते हैं, डायग्राम कैसे इजीली बनाना है और याद रखना है। मैं ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर लिंक डालने की कोशिश करूंगा, आप जरूर 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 वो डायग्राम वाला वीडियो भी देखिएगा। दोस्तों फिर एक बार रिकैप करवा दूं, टोटल है 5 टाइप्स प्योर में। P से परफेक्टली इलास्टिक, P से परफेक्टली इन इलास्टिक, U से यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, RE रिलेटिवली इन इलास्टिक। यहां पर मैं आपको बता दूं ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी पहले वाले में बहुत ज्यादा डिमांड में चेंज आता है, दूसरा बहुत शून्य है, चेंज है ही नहीं, देयर इज नो इफेक्ट। इसके बाद इक्वल चेंज बोले तो यूनिटरी, फिर थोड़ा ज्यादा है ग्रेटर देन 1 और फिर थोड़ा कम है लेस देन 1। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पांचों टाइप्स आसानी से समझ आए होंगे। जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा इस वीडियो को, अपना प्यार बरकरार रखिए। दोस्तों प्राइस के वजह से जब डिमांड पे असर होता है, यानी प्राइस के प्रोपोर्शनेटली बढ़ने से या कम होने से जब डिमांड के ऊपर इफेक्ट होता है तो उसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। इनको मेजर करने के 3 मेथड्स हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ये 3 मेथड्स की अगर बात करें तो देयर आर 3 मेथड्स। रेशियो और प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं इसको, यानी परसेंटेज मेथड, और दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या इसे आउटले मेथड भी कहते हैं। तीसरा जो है वो है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। देखिए भैया एक बाम दो नाम यहां पर देखिए, 2 नाम है हर टाइप के। पहला मेथड जो है उसका नाम है रेशियो, या तो आप इसको परसेंटेज मेथड से भी एग्जाम में देख सकते हैं। इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है, या तो इसको टोटल आउटले नाम से भी बोर्ड एग्जाम में देखा जा सकता है। इसके अलावा है पॉइंट मेथड, इसका दूसरा नाम है ज्योमेट्रिक मेथड। तो इस प्रकार से टोटल 3 मेथड्स हैं और तीनों ही मेथड्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जबरदस्त हैं। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं कि इन मेथड्स के जरिए कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेशियो मेथड के साथ। फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, बड़ा ही सिंपल सा। याद रखिए दोस्तों, अल्फ्रेड मार्शल जो बाबा है हमारे, वो कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब मेथड बहुत सिंपल है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आया, जितना परसेंटेज चेंज डिमांड में आया, दोनों को डिवाइड कर दो, काम खत्म। समझ रहे हो? जितना चेंज डिमांड में आया है डिवाइडेड बाय जितना चेंज प्राइस में आया, दोनों को डिवाइड करो, काम फिट, मामला हिट, आंसर सुपर हिट। एकदम सिंपल है दोस्तों। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय
परसेंटेज चेंज इन प्राइस, एकदम आसान। परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज फॉलोज। तो यहां पर फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल सा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला को अगर आप समझ लें तो बड़ा ही सिंपल हो जाता है काम। और इसी मेथड के जरिए अगर आप ये न्यूमेरिकल एग्जांपल देखें ना तो और काम इजी हो जाएगा। इन न्यूमेरिकल एग्जांपल में उन्होंने सॉल्व करके बताया, हालांकि हमें एग्जाम में कोई एग्जांपल ऐसा सॉल्व नहीं करके दिखाना है, लेकिन ये एग्जांपल आपको फॉर्मूला समझने में हेल्प करेगा। क्या है एग्जांपल जरा देखिए। पहले प्राइस था भाई 20 रुपए, प्राइस हो गया 25 रुपए। प्राइस में चेंज कितना आया? 5 का चेंज आया। प्राइस में कितने का चेंज आया? 5 का चेंज आया। भाई 20 रुपए पे 10 केजी डिमांड होता था और 25 रुपए पे 9 किलो डिमांड होता है। डिमांड में कितना चेंज आया? 1 किलो का चेंज आया। समझ रहे भाई? भाई चेंज कितना आया ना वो आपको पहले देखना है। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है। फॉर्मूला क्या बोलता है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। तो पहले हमने देख लिया भाई डिमांड में तो 1 किलो का चेंज आ रहा है और प्राइस में 5 रुपए का चेंज आ रहा है। बस इसी को इस फॉर्मूला में फिट करो, आंसर को सुपर हिट करो। आप देखिए जब इसे हम फॉर्मूला में डालते हैं तो बड़ा ही सिंपल सा बन जाता है ये कि चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू ओरिजिनल प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। बहुत सिंपल है। अब मैं इसको ही फॉर्मूला में भर रहा हूं। देखिए चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज कितना था क्वांटिटी में? 1 था, तो मैंने 1 यहां लिखा। ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी? तो भाई पहले 10 थी, तो यहां 1/10 लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय, आप देखिए 20 क्या है? तो भाई ओरिजिनल प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस 20। बदलाव कितना प्राइस में आया? तो भाई 5 का बदलाव आया। हमने फाइंड किया यहां पे 20 से 25 हो गया तो 5 का बदलाव आया। तो ये हमने यहां फॉर्मूला में भरा। इसको जब गुणाकार करोगे, जब इसको भागाकार करोगे, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस वाला, तो आपको आंसर मिलेगा ED इज इक्वल टू 0.4। अब 0.4 तो मिल गया, यहां अपना काम खत्म नहीं होता। अब आपको याद करने हैं 5 टाइप्स। आपको याद होगा ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट था एक टाइप था ED इज इक्वल टू 0, ये प्राइस इलास्टिसिटी टाइप बता रहा हूं मैं। इसके अलावा ED इज इक्वल टू 1 था, यूनिटरी इसको बोलते थे। फिर ED ग्रेटर देन 1 और ED लेस देन 1। इस प्रकार से 5 टाइप थे भाई इलास्टिसिटी के। कितने टाइप थे? 5। अब ये ससुरा है 0.4। क्या है ये? 0.4। तो आपको पता लगाना है कि ये 0.4 किस में आएगा। तो भाई इनफाइनाइट में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। 0 तो है नहीं, 0.4 है तो ये भी नहीं है। यूनिटरी भी नहीं है क्योंकि यूनिटरी में तो इक्वल टू 1 होता है, तो ये भी नहीं है। ये ग्रेटर देन 1 है क्या? 0.4 ग्रेटर देन 1 थोड़ी ना होता है। 2 होता तो ग्रेटर देन 1 होता, 3 होता तो ग्रेटर देन होता। 0.4 साला पूरा 1 भी नहीं है, तो ये ED इज ग्रेटर देन 1 में भी नहीं है। यानी ये क्या है? तो ये है ED लेस देन 1। और यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको कंक्लूजन में लिखना है ED लेस देन 1। इट मींस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। मैं फिर से दोहरा दूं, सम आपको एग्जाम में करना नहीं है, तो ये सर मगजमारी क्यों किए? ये इसीलिए किए ताकि आप फॉर्मूला समझें। इस मेथड के जरिए इस तरह से आप प्राइस इलास्टिसिटी का पता लगा सकते हैं कि 5 में से ये इलास्टिसिटी कौन सी है। तो पहला मेथड यहां पर अल्फ्रेड मार्शल का रेशियो और परसेंटेज मेथड, इसको अरिथमेटिक मेथड भी बोलते हैं। और इस तरह से आप चेंज इन डिमांड और चेंज इन प्राइस को डिवाइड करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले मेथड की ओर। जी हां, अगला जो मेथड है बड़ा ही सिंपल सा है। तीनों में से सबसे इजी वाला मेथड इसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। दोस्तों याद रखिए एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। खर्चा कैसे कैलकुलेट होता है? तो भैया खर्चा कैलकुलेट होता है कुछ इस प्रकार से, ये डब्बे में डाल दीजिएगा फॉर्मूला आप भी। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। इस मेथड में करना क्या है? मार्शल चाहते क्या है? तो अल्फ्रेड बाबा कहते हैं कि भाई प्राइस बदलने से पहले कितना खर्चा होता था वो देखो, और प्राइस बदलने के बाद कितना खर्चा होता है वो देखो। दोनों को कंपेयर करो और फिर 5 में से कौन सा टाइप है पता चल जाएगा। बात बड़ी सिंपल सी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इस मेथड के जरिए आप प्राइस इलास्टिसिटी का मेथड
यूज करके आप आसानी से पता लगा लेंगे कि 5 में से प्राइस इलास्टिसिटी कौन सी है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। आपको सिर्फ टोटल खर्चा पहले और टोटल खर्चा बाद में कंपेयर करना है। एक बार दोहरा दूं दोस्तों, दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय मार्शल अगेन। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर, क्या बिफोर एंड आफ्टर, क्या बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज कंपेयर्ड, यानी पहले कितना खर्चा था, बाद में कितना खर्चा है, बस उसी का हम कंपैरिजन करते हैं और पता लगा लेते हैं कि 5 में से कौन सा प्राइस इलास्टिसिटी होने वाला है। दोस्तों यहां एग्जांपल आपके सामने है, आप देखिए प्राइस ऑफ कमोडिटी ए, पहले 10 रुपए प्राइस था, 6 किलो डिमांड था, 10 रुपए पे 6 किलो, 10 रुपए पे 6 किलो, फिर प्राइस बदल गया 20 रुपए हो गया और 20 रुपए पे डिमांड है 5 किलो। अब अपन खर्चे की बात करते हैं, तो 10 इंटू 6 करोगे तो 60 रुपए पहले खर्चा होता था, 20 इंटू 5 करेंगे तो 100 रुपया अब खर्चा होता है। हम कंपेयर कर रहे हैं तो खर्चा बढ़ गया भाई, प्राइस बदलने से पहले 60 रुपया होता था, अब साला 100 रुपया खर्चा हो रहा है। जब खर्चा बढ़ गया तो इट इज ईडी ग्रेटर देन 1। क्या है ये? ग्रेटर देन 1, मतलब रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप किस तरह से कंपैरिजन करके बस पता लगाना है कि खर्चा कितना हुआ है और फिर इलास्टिसिटी डिमांड कितनी है। दोस्तों दूसरे एग्जांपल में देखें तो यहां बी है प्रोडक्ट और 30 रुपए पहले प्राइस था, 4 किलो डिमांड होती थी, 40 रुपए पे 3 किलो डिमांड होती है। दोस्तों एग्जांपल कुछ भी हो, आपको खर्चा कंपेयर करना है कि भाई पहले खर्चा कितना था, अभी खर्चा कितना है। इस केस में आप देखिए पहले भी 120 खर्चा हो रहा था, अभी भी 120 खर्चा हो रहा है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जब डिमांड का रिस्पॉन्स सेम हो, इक्वल हो, तो इसको बोलते हैं इक्वल टू 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जी हां, आप देख सकते हैं यहां पर ईडी इज इक्वल टू 1 बोले तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का ये उदाहरण है। बात करें तीसरे कमोडिटी की तो यहां सी का प्राइस पहले 50 था, फिर 60 हो गया, 50 पे 2 किलो डिमांड, 60 पे 1 किलो डिमांड, 50 इंटू 2 100 और 60 इंटू 1 करें तो 60। खर्चा पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है, यानी ईडी इज लेस देन 1 रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। तो इस प्रकार से दूसरा मेथड सबसे आसान मेथड है। यहां सिर्फ आप कंपैरिजन करते हैं अबाउट द एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द चेंज इन प्राइस। उम्मीद करता हूं दूसरा मेथड भी आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और तीसरा मेथड समझ लेते हैं। दोस्तों तीसरा जो मेथड है ये है पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। दोस्तों ये ग्राफिकली जो डिमांड कर्व बनता है, डी वाला डिमांड कर्व, उस पे किसी भी पॉइंट पर डिमांड कितना इलास्टिक है ये पता लगाने के लिए अल्फ्रेड मार्शल ने बनाया है। जी हां, प्रोफेसर मार्शल हैज डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हिच इज नोन एज point method or geometric method. The ratio method and total outlay method are unable to measure elasticity of demand at a given point on demand curve. मतलब ये जो demand curve बनता था ना अपना, ये लाइन बनती थी डी, इस लाइन के ऊपर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना है ये पता लगाना पहले दो मेथड के बस की बात नहीं थी। इसीलिए ऐसे टाइप के कैलकुलेशन को अच्छे से करने के लिए और मेजरमेंट करने के लिए तीसरा मेथड अल्फ्रेड बाबा ने बना दिया और नाम है इसका पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। क्या करता है ये? तो एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला लू, L अपॉन यू। क्या? लू, L अपॉन यू। क्या? लू। लू बोले तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। जी हां, लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व एंड डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। ये फॉर्मूला के जरिए आप किसी भी पॉइंट पे कितना इलास्टिसिटी है ये पता लगा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं। जी हां, एग्जांपल के जरिए देख लेते हैं L अपॉन यू को। यहां पर लीनियर डिमांड कर्व का पहले एग्जांपल देख लेते हैं। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको बना करके बताई थी, ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो इस लाइन पे किसी भी पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितना है वो पता लगाना आसान हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं कि एग्जांपल दोस्तों ये है एग्जांपल आपके सामने। आप देखिए ए बी करके एक लाइन है हमारे पास, ये लाइन, ये लाइन है ए बी, इसको डिमांड कर्व बोलते हैं। और ये डिमांड कर्व के लिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा अजम्पशन कर रहा है अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल अज्यूम करता है कि द लेंथ ऑफ दिस लाइन ए बी इज 8 सेंटीमीटर। ये लाइन कितने सेंटीमीटर की बेटा बच्ची? 8 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की? 8। अब ये 8 सेंटीमीटर की है, इस पे 3 पॉइंट है P
P1 और P2 तीन पॉइंट है। तीन पॉइंट की वजह से इधर 1 2 3 और 4 खांचे बन चुके हैं। दोस्तों हर खांचा 2 सेंटीमीटर का है। हर बॉक्स कितने सेंटीमीटर का है? 2 सेंटीमीटर का है ना भाई। ये दो, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी आप देखिए, मतलब समझ रहे हैं, 2-2 सेंटीमीटर के ये खांचे बन गए हैं। और इसीलिए क्योंकि 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो एवरी पॉइंट इज ऑफ 2 सेंटीमीटर। आप देखिए 2 4 8 सेंटीमीटर। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं एकदम क्रिस्टल क्लियर करके कि हर पॉइंट पे आपको इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, L अपॉन यू। लू L अपॉन यू लू। दोस्तों सबसे पहले एट पॉइंट P, हाँ ये है अपना पॉइंट P। फॉर्मूला क्या है? L अपॉन यू। L बोले तो लोअर, L बोले तो लोअर, L बोले तो लोअर। भाई पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है। पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 8। तो इसके नीचे कितने हैं? 4 हैं और ऊपर भी कितने हैं? 4 हैं। सिंपल है ना भाई, ये पॉइंट P है। इसके नीचे 2 2 4 हो गए और इसके ऊपर 2 2 4 हो गए। इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मूला में क्या डाला गया है? एट पॉइंट P, PB ये कितना सेंटीमीटर है? 4, तो इधर 4 डाल दिया। ऊपर कितना सेंटीमीटर है? PA कितना है? 4 है। टोटल लाइन 8 सेंटीमीटर की है तो ऊपर नीचे 4 4 हुआ ना बनता है। इसको काट डालेंगे तो 1 बचता है, 1 बचता है तो आंसर आता है ED इज इक्वल टू 1। हमने प्राइस इलास्टिसिटी में ED इज इक्वल टू 1 पढ़ा है और ये है यूनिटरी इलास्टिक। ED इज इक्वल टू 1 बोले तो यूनिटरी इलास्टिक। बात करें किसी और पॉइंट की, कोई दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब सपोज ये वाला पॉइंट है P1। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, L अपॉन यू, है ना। इसके लोअर में कितना है? 2। 8 सेंटीमीटर की लाइन है, लोअर में 2 है तो बचे कितने? 6 बच गए ना भाई। ये पूरा कितने का हुआ? ये 6 का हो गया। 6 और 2 8 हो गए। समझ में आया क्या? तो यहां पर हम क्या डाल रहे हैं? लोअर में 2 डिवाइडेड बाय अपर में 6। इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 0.33। अब 0.33 कौन सा है भाई इलास्टिसिटी? तो बड़ी ही सिंपल सी बात है दोस्तों, जब 0.33 आता है तो वो लेस देन 1 है। क्या है वो? लेस देन 1 है। दैट इज व्हाई रिलेटिवली इनइलास्टिक। सिमिलरली अगर हमें पॉइंट P2 फाइंड करना है, ये है हमारा पॉइंट P2। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, L अपॉन यू। नीचे कितना है भाई? तो नीचे है 6। ऊपर कितना है? एक ही खांचा है, 2 सेंटीमीटर। टोटल 8 सेंटीमीटर, नीचे 6 तो ऊपर 2 ही बचेगा। तो भाई सिंपल है, लोअर में 6 अपर में 2, काटेंगे तो आएगा 3। 3 तो 1 से बड़ा है यानी AD इज ग्रेटर देन 1। याद रखिए इसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि ये रिलेटिवली इलास्टिक कैसे आया, क्योंकि ये 6 डिवाइड बाय 2 किया तो 3 आंसर आया विच इज ग्रेटर देन 1। That is why it is relatively elastic demand। आखिरी में अगर पॉइंट A और B की बात करें तो यहां पर असम्पशन बड़ा ही सिंपल सा है। एट पॉइंट A इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि इसके अपर में कुछ है ही नहीं। A के ऊपर कुछ है क्या? अपर 0 हो जाता है। और B के नीचे कुछ है क्या? लोअर में नहीं। तो A इनफाइनाइट है और B क्या है? B जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, क्योंकि यहां पर 0 चेंज है बॉस, एकदम नो इफेक्ट है। तो इस प्रकार से किसी भी पॉइंट पे अगर आपको प्राइस इलास्टिसिटी पता लगानी है तो एक ही फॉर्मूला यूज करने का, L अपॉन यू। लू L अपॉन यू। लू लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय द अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। उम्मीद करता हूं आसान सा ये भी टाइप आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एक और बेसिक सा टाइप है नॉन लीनियर डिमांड कर्व। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं एक लाइन होगी तो ठीक है आप तो कर ही लोगे कैलकुलेशन, लेकिन लाइन नहीं होगी, एक अलग सा कर्व बना करके दिया है तो क्या करोगे? तो बोलता है भाई लाइन नहीं है तो खुद लाइन बना ले। यस, व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट AB। वो बोलता है तुम्हारे पास लाइन नहीं है ना तो बना लो ना स्केल लेके। बस वही हमें करना है। फॉर्मूला फिर एक बार सेम ही है, L अपॉन यू ही है फॉर्मूला। अगर मैं आपको बताऊं कि अब कैसा कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन एकदम सेम ही है, फुल टू फटाक। आप देखिए कर्व थोड़ा सा यहां पर अलग है, ये है DD। सीधी लाइन नहीं थी तो हमने लाइन बना डाली। ये लाइन ऐसी बनाई कि एक एकदम इंटरसेक्ट होती है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और अब हम कैलकुलेशन उसी फॉर्मूला से करेंगे। फॉर्मूला है L अपॉन यू। यहां पर आपको 3 उदाहरण देखने मिल जाते हैं। EB इज इक्वल टू EA तो ED इज इक्वल टू 1 यूनिटरी। अगर EB जो है वो EA से बड़ा है यानी
बी जो है वो ग्रेटर है ई ए से, तो भैया इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। और कभी अगर ई बी छोटा रहता है, स्मॉल हो जाता है ई ए से इसका मेजरमेंट, तो ये रिलेटिवली इनइलास्टिक होगा। मतलब नॉन लीनियर वाले में तीन ही केसेस देखने मिलेंगे यहाँ पर, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक और रिलेटिवली इनइलास्टिक। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे डिमांड कर्व ऐसा कर्व था, हमने ए बी लाइन खुद बनाई। वहां पे ए बी लाइन पहले से थी लीनियर कर्व में, यहाँ पर ए बी टैंजेंट हमने खुद बनाया है। उम्मीद करता हूं आखिरी और सिंपल सा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी को डिटरमाइन करते हैं, इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों आपके सामने आप देख सकते हैं देयर आर इन ऑल 9 पॉइंट्स, और ये 9 पॉइंट्स का जो आंसर है इसे आसानी से दिमाग में फिट करने के लिए अपना शॉर्ट कोड जो है वो है CID हंट। जी हां, CID हंट, CID हंट, CID हंट। 9 फैक्टर्स वी आर गोइंग टू स्टडी। बेसिकली ये 9 फैक्टर्स क्या हैं, तो ये 9 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी को। इलास्टिसिटी म्हणजे रिस्पॉन्सिवनेस, डिमांड कब रिएक्ट करता है, डिमांड कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू द चेंजिंग प्राइस, टू द चेंजिंग इनकम या एनी अदर फैक्टर्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो ज्यादातर इलास्टिसिटी पे इन्फ्लुएंस करते हैं या अफेक्ट करते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूं मैं यहां पर, तो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिस प्रोडक्ट के ज्यादा सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या मार्केट के अंदर दूसरे वैसे ही प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, तो इलास्टिसिटी यार अफेक्ट तो होती है। इसके अलावा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें या इनकम कंज्यूमर का, कितना ड्यूरेबल है वो प्रोडक्ट, हैबिचुअल है क्या, अर्जेंसी। जी हां, हंट के अंदर HUN से 2 पॉइंट्स हैं। अर्जेंसी के अलावा N से नेचर ऑफ कमोडिटी और नंबर ऑफ यूजर्स, और आखिर में T से टाइम पीरियड। तो कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स हैं। CID हंट शॉर्ट कोड लिख करके जरूर आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप दिमाग में आसानी से इसे फिट कर पाएं। चलिए अब हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। CID हंट में जी हां, सबसे पहले पॉइंट की अगर मैं यहां बात करूं तो पहला पॉइंट निकल करके आता है ए, बोले तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जैसा कि आप जानते हैं जिन चीजों की आसानी से सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होते हैं उनका डिमांड इलास्टिक होता है। इलास्टिक मतलब चेंज होता रहता है। लेकिन जिन चीजों के यार सब्स्टिट्यूट्स आसानी से अवेलेबल नहीं है ना, उनका डिमांड उतना ज्यादा बदलता नहीं है। जी हां, जैसे कि अभी यहां पर हम देखें, डिमांड फॉर अ कमोडिटी विल बी मोर इलास्टिक इफ इट्स क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। क्या याद रखोगे? मोर इलास्टिक, सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, इफ इट्स सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। मतलब यार टूथपेस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग टूथपेस्ट हैं, तो बहुत सारे टूथपेस्ट हैं तो सबकी डिमांड कभी बढ़ती है कभी कम होती है, इलास्टिक है, चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो यहां पर कमोडिटीज हैविंग नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लाइक सॉल्ट, द डिमांड विल बी इन इलास्टिक। जिनके सब्स्टिट्यूट्स नहीं है ऐसी चीजों की डिमांड चेंज नहीं होगी, इन इलास्टिक होगी, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होने वाली। जैसे नमक की जरूरत सभी को पड़ने वाली है, तो भाई सॉल्ट का कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है तो इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे, CID हंट में ए फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। चलिए बढ़ते हैं आगे। CID में सी से अगला पॉइंट है भाई, यहां सब्स्टिट्यूट था, यहां है सी से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं दोस्तों जो अक्सर जो है वो साथ में ही डिटरमाइन किए जाते हैं या डिमांड किए जाते हैं टू सैटिस्फाई सिंगल वांट, है कि नहीं? तो भाई यहां पर रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है इनका डिमांड। फॉर एग्जांपल, अ फॉल इन प्राइस ऑफ मोबाइल हैंडसेट्स may lead to rise in the demand for सिम कार्ड्स। क्योंकि यार मोबाइल सस्ता हो गया है तो डेफिनेटली मोबाइल लेगा तो सिम कार्ड भी है ही, लेना ही है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल फोन के प्राइसेस का इफेक्ट सिम कार्ड्स पे, चार्जर्स के प्राइसेस पे पड़ता है। तो अगर मोबाइल फोन के प्राइसेस में फॉल आता है तो देयर विल बी राइज इन द डिमांड ऑफ सिम कार्ड्स आल्सो और एनी अदर एसेसरी आल्सो। तो ये बात है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की इलास्टिसिटी भी जो है बहुत ज्यादा जो है चेंज होती रहती है, इन्फ्लुएंस होती रहती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के वजह से भी। उम्मीद करता हूं दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। CID हंट हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग की बात करें तो पहला फैक्टर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी को वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी। ओके, बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले पॉइंट की ओर। CID हंट में यहां अगला पॉइंट तो बहुत ही आसान सा है, आई से इनकम ऑफ द कंज्यूमर। आहा यार,
हमने ये 3A डिमांड एनालिसिस में भी पढ़ा था कि इनकम तो एक बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है। इनकम ज्यादा, डिमांड ज्यादा, इनकम कम, डिमांड कम। तो इनकम होता है ना, तो भैया डिमांड पे असर तो डेफिनेटली पड़ता है। और वही बात यहां पर भी समझाई जा रही है कि डिमांड फॉर गुड्स इज यूजुअली इनइलास्टिक इफ द कंज्यूमर हैज हाई इन्कम। म्हणजे पैसे तुमच्या खिशात आहे तर तुम्ही कशाला एवढं टेन्शन घेणार, डिमांड करणार ना, ले बासमती दे रे बाबा, मैं सादा चावल नहीं खाता, मेरे पास बहुत पैसा है। तो भाई बहुत सिंपल है कि अगर आपका जो पैसे आपके पास हैं, इनकम आपकी हाई है, तो यूजुअली इनइलास्टिक होगा डिमांड। एंड द पैटर्न ऑफ अ वेरी रिच एंड एक्सट्रीमली पुअर पर्सन इज रेयरली अफेक्टेड। मतलब एकदम ज्यादा अमीर और एकदम ज्यादा गरीब अगर कोई है तो उनका पैटर्न कभी ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है। लेकिन आपके पास अगर कंपैरेटिवली कम पैसे हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो फिर हो सकता है कि आपका डिमांड जो है वो इलास्टिक हो। बट यूजुअली व्हेन यू हैव हाई इनकम देयर इज डिमांड इन इलास्टिक। बात करें दोस्तों इनकम के अलावा अगले फैक्टर की, तो ये है ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊ। हाँ भैया, कितना टिकाऊ है, कितना ड्यूरेबल है प्रोडक्ट, उस पर भी डिपेंड करता है उसकी इलास्टिसिटी। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज रिलेटिवली इलास्टिक। जो गुड्स ज्यादा ड्यूरेबल हैं उनकी डिमांड कैसी होती है, रिलेटिवली इलास्टिक होती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एक्सेट्रा, इनका डिमांड जो है इलास्टिक होता है, बदलता रहता है। बात करें पेरिशेबल गुड्स की, भाई जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उनकी डिमांड इनइलास्टिक। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है ना, ये आपको फिलअप्स में, मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं, जरा ध्यान रखिएगा, इनको अंडरलाइन करके रख लीजिएगा कि डिमांड फॉर पेरिशेबल गुड्स कैसा है भाई, इनइलास्टिक, बदलता नहीं है, खराब हो जाएंगे भाई, इसका डिमांड इलास्टिक कैसे हो सकता है, इनइलास्टिक है। फॉर एग्जांपल मिल्क, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। तो ड्यूरेबिलिटी वंस अगेन इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट CID हंट में, जो कि याद रखिए आप, आपको बहुत हेल्प करेगा। यहां पर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी में बढ़ते हैं दोस्तों आगे। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी में CID हंट में H से आसान सा पॉइंट है हैबिट्स। जी हाँ, हैबिट्स की बात करें तो यार जब चीजों की आपको आदत हो गई है तो फिर तो डिमांड करना ही है ना, मतलब समझ रहे हो ना। जब किसी चीज का आदत हो गया है तो आदत तो मजबूर हो जाते हैं लोग, तो जब आदत है तो फिर है आदत। तो ऐसे में दोस्तों याद रखिए, हैबिट्स मेक डिमांड फॉर सर्टेन गुड्स रिलेटिवली इनइलास्टिक। मतलब ज्यादा चांसेस नहीं है चेंज होने का। फॉर एग्जांपल एडिक्टेड गुड्स, ड्रग्स एक्सेट्रा, जब आप एडिक्टेड हो जाते हैं देन फिर इट इज डिफिकल्ट कि आप उसका डिमांड चेंज कर पाए, एंड दैट इज व्हाई इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक। बात करें यहां पर दोस्तों अर्जेंसी ऑफ नीड्स की, भाई जब जब ज्यादा अर्जेंट है, वांट बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में भी जो है रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, दवाइयां तो चाहिए भाई, ऐसे में महंगी हो सस्ती हो कोई नहीं देखता, दवाई तो चाहिए, इलाज तो करवाना ही है, दैट इज व्हाई मेडिसिन के केस में रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। लग्जरी गुड्स की बात करें तो विच आर लेस अर्जेंट, तो इनका रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है। ये हम टाल भी सकते हैं, नहीं भी लिया तो चलेगा, तो ये लग्जरी गुड्स है तो इनका इनइलास्टिक डिमांड होता है, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड होता है। सॉरी, तो रिलेटिवली इनइलास्टिक मतलब बदलाव के चांसेस कम है, मेडिसिन तो लेने पड़ेंगे, और रिलेटिवली इलास्टिक मतलब यार यहाँ पे चेंजेस हम कर सकते हैं डिमांड में। तो यहाँ पर एक और हमने पॉइंट कंप्लीट किया, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर अगले दो पॉइंट्स जो हैं वो N से आते हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी और नंबर ऑफ यूजर्स। नेचर, क्या जरूरी है प्रोडक्ट, नेसेसरी है, या कंफर्ट से रिलेटेड है, या लग्जरी से रिलेटेड है, ये देखा जाएगा। अगर प्रोडक्ट एक नेसेसिटी है देन द डिमांड इज इनइलास्टिक, बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर वो लग्जरी से रिलेटेड है, कंफर्ट से रिलेटेड है, देन द डिमांड माइट चेंज। डिमांड फॉर नेसेसरीज लाइक फूड ग्रेन्स इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, एंड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज लाइक कार, परफ्यूम्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। याद रखिए, जो कंफर्ट्स हैं, लग्जरीज हैं, उनका डिमांड बदलता रहता है, मगर जो नेसेसिटीज हैं उनका डिमांड रिलेटिवली इनइलास्टिक है, चेंज ज्यादा नहीं होने वाला। बात करें नंबर ऑफ यूजेस की, तो अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही बार यूज हो रहा है, सिंगल यूज गुड्स हैव लेस इलास्टिक डिमांड, इनका डिमांड कैसा है, लेस इलास्टिक। सिंगल यूज गुड्स लेस इलास्टिक, मल्टी यूज गुड्स है तो मोर इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जांपल कोल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इन मल्टी यूज है और इसीलिए इनका डिमांड मोर इलास्टिक। ओके, तो उम्मीद करता हूं ये दोनों ही पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। बात करें आखिरी पॉइंट की, तो यहां पर आखिरी पॉइंट निकल करके जो आता है वो है आपके सामने यहां पर टाइम पीरियड। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, कितना लंबा समय बीत जाता है प्रोडक्ट को यूज करते हुए, डिमांड करते हुए, उस पर भी अपनी डिमांड डिपेंड करती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू पीरियड ऑफ टाइम।
क्योंकि आफ्टर अ सर्टन ईयर और अ पैटर्न और एक पर्टिकुलर कई सालों तक आपने कोई चीज यूज की है या आप कर रहे हैं लगातार, तो फिर आपका टेस्ट भी कई बार चेंज हो जाता है, आपके हैबिट्स चेंज होते हैं, तो आप शायद वो चीज डिमांड ना करें। तो टाइम पीरियड बहुत मैटर करता है। इट वेरीज विथ लेंथ ऑफ टाइम पीरियड। जनरली स्पीकिंग, लॉन्गर द ड्यूरेशन ग्रेटर विल बी द इलास्टिसिटी। यानी ज्यादा समय हो गया है तो फिर जाहिर सी बात है कि आप चेंज करेंगे डिमांड, आप कुछ नया खरीदना चाहेंगे, नया डिमांड करना चाहेंगे, नई चीज यूज करना चाहेंगे। तो ये अक्सर देखा जाता है, लॉन्गर द ड्यूरेशन मोर विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड वाइस वर्सा। दिस इज बिकॉज अ कंज्यूमर कैन चेंज द कंजम्पशन हैबिट्स इन द लॉन्ग रन इन फेवर ऑफ चीपर सब्सटीट्यूट्स। हो सकता है ना यार, सालों से हम कोलगेट यूज कर रहे थे, बाबा रामदेव आए तो हम सबने सोचा कि यार चलो एक ट्राई तो मार ही लेते हैं, दंत कांति भी यूज कर ही लेते हैं। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि चीपर सब्सटीट्यूट्स अगर मिलते हैं, अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, तो जरूर लोग उसको खरीदना पसंद भी करते हैं। तो ये था आखिरी पॉइंट यहाँ पर अ सीआईडी हंट के अंदर हमने आज पढ़ लिया दोस्तों। कुल मिलाकर के 9 पॉइंट्स का आंसर, यस 9 पॉइंट्स, एकदम मजेदार। हमारा आंसर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और आंसर का नाम CID hunt, CID hunt. Availability of substitutes, complementary goods, income of the consumer, durability, habits. Hunt के अंदर U से urgency और N से 2 points, nature of commodity, number of uses, और आखिर में T से time period, T से time period, T से टाइम पीरियड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये पूरा आंसर समझ में आ गया होगा। जरूर 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 लिख करके प्रैक्टिस कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।